नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज के इस डीप ड्राइव का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स केवल तथ्यों और आंकड़ों को रटने का विषय नहीं है। सही कहा। मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य इन घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। जब हम किसी सरकारी योजना के आर्थिक प्रभाव या किसी ऐतिहासिक घटना के गहरे अर्थ को समझ लेते हैं तो परीक्षा में आने वाले जो ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाते हैं। एकदम सही बात है। हमें अलग अलग विषयों के बीच की कड़ियों को बस जोड़ना है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज 25 मार्च है और संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में आज दो बहुत ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस दर्ज हैं। दोनों ही दिन यूएन से जुड़े हैं, लेकिन इनके विषय एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ये दिवस इतिहास की सबसे बड़ी और क्रूर मानवीय त्रासदियों में से एक की याद दिलाता है। बिल्कुल। और अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं तो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के दौरान लगभग 12 से 15 मिलियन अफ्रीकी लोगों को बलपूर्वक उनके घरों से निकाला गया था। जी, और उन्हें गुलाम बनाकर अटलांटिक महासागर के पार ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर स्थापित किया था। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर सोचे तो इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। खास तौर पर यूनेस्को के द स्लीव रूट प्रोजेक्ट का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, जिसका उद्देश्य इस दास व्यापार के इतिहास का दस्तावेजीकरण करना है। बिल्कुल। और यहाँ एक छोटा सा फैक्ट भी है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अच्छा, यहाँ मेरे मन में अक्सर एक सवाल आता है। मतलब इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं हर साल, क्या ये वाकई जमीन पर कोई ठोस बदलाव लाते हैं या ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें बनकर रह जाते हैं? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है। सतह पर देखने से ये सिर्फ तारीखें लग सकती हैं, लेकिन अगर हमें इसे कूटनीतिक और कानूनी संदर्भ में देखें ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक प्रकार के ग्लोबल प्रेशर या वैश्विक दबाव का काम करते हैं। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए कि जब पूरी दुनिया एक साथ किसी ऐतिहासिक अन्याय पर बात करती है तो वो एक कलेक्टिव मेमोरी या सामूहिक स्मृति का निर्माण करती है, और यही कलेक्टिव मेमोरी आधुनिक संधियों को जन्म देती है। यानी दास प्रथा के पीड़ितों को याद करने से ही आज के समय में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जो कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, उन्हें एक तरह का नैतिक बल मिलता है। जी, बिल्कुल सटीक कहा आपने। और इसी दिन यानी 25 मार्च को ही एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। हाँ, ये दिन उन यूएन कर्मचारियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए समर्पित है जो मानवीय सहायता या पीसकीपिंग मिशंस में अपनी ड्यूटी के दौरान या तो हिरासत में लिए गए या लापता हो गए। सही। और इसका सीधा संबंध OHCHR यानी ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स से जुड़ता है। परीक्षाओं में ये क्लासिक एग्जाम ट्रैक हो सकता है। बिल्कुल, जहां 25 मार्च के इन दोनों अलग अलग कैटेगरी वाले दिवसों में कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है। एक इतिहास के अन्याय से जुड़ा है तो दूसरा वर्तमान वैश्विक सुरक्षा से। तो उम्मीदवारों को इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए। चलिए, मानवाधिकारों और वैश्विक एकजुटता की इस चर्चा से आगे बढ़कर अब भारत के सांस्कृतिक जड़ों की ओर रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के प्रसिद्ध सरहुल उत्सव की। ओह, सरहुल। ये प्रकृति के साथ मनुष्य के तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुख्य रूप से ये झारखंड का सबसे प्रमुख आदिवासी त्योहार है जो मुंडा, उरांव और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और इसका मुख्य आकर्षण साल वृक्ष की पूजा है ना? जी हाँ, इन आदिवासी समुदायों के लिए साल का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि उनकी पूरी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का केंद्र है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल का प्रतीक है। क्षेत्रीय भाषा में इसे फूल बहा भी कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर जनसांख्यिकीय डेटा को संस्कृति से जोड़कर पूछा जाता है, तो ये याद रखना जरूरी है कि झारखंड की कुल आबादी का लगभग 26% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। बिल्कुल। और सरहुल के अलावा वहाँ कर्मा,
टुस्सू और हरियाली जैसे अन्य आदिवासी त्योहार भी काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है आदिवासियों का ये सदियों पुराना प्रकृति प्रेम। मतलब आज की आधुनिक दुनिया उसी संतुलन को वापस पाने के लिए कार्बन एमिशंस जैसे संकटों से जूझ रही है और बड़े-बड़े समिट कर रही हैं। ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। एक तरफ प्राचीन साल वृक्ष की पूजा है और दूसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की हमारी आधुनिक जद्दोजहद। इसी कड़ी में नई दिल्ली में आयोजित प्रकृति 2026 सम्मेलन चर्चा में है। हाँ, ये कार्बन मार्केट और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या बीईई ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और देखिए, इस कार्बन मार्केट के कॉन्सेप्ट को लेकर कई बार लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, मुझे भी अक्सर लगता है कि क्या ये बड़ी कंपनियों के लिए प्रदूषण करने का एक तरह का लाइसेंस खरीदने जैसा है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र थोड़ा अलग है। कार्बन मार्केट कैप एंड ट्रेड सिस्टम पर काम करता है। कैप एंड ट्रेड मतलब सरकारें एक लिमिट तय करती हैं। जी, सरकारें उत्सर्जन की एक सीमा या कैप तय करती हैं। अगर किसी कंपनी ने नई तकनीक अपनाकर अपनी तय सीमा से कम उत्सर्जन किया है तो वो अपने बचे हुए हिस्से को कार्बन क्रेडिट के रूप में उस कंपनी को बेच सकती है जिसने सीमा से अधिक उत्सर्जन किया हो। ओह, समझ गई। और समय के साथ सरकारें इस कैप को लगातार कम करती जाती हैं, जिससे उत्सर्जन करना महंगा हो जाता है और ग्रीन तकनीक में निवेश करना फायदेमंद। एकदम सही। यानी ये पर्यावरण को बचाने के लिए बाजार की ताकतों का इस्तेमाल करने का एक वित्तीय टूल है और ये भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य के लिए बहुत अहम है। और परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी तथ्य यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्बन ट्रेडिंग पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के तहत संचालित होती है। बिल्कुल, आर्टिकल 6 ये देशों को अपने क्लाइमेट गोल्स हासिल करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग की अनुमति देता है। चलिए, अब जब हम कार्बन को सोखने या कार्बन सिंक की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक रूप से मैंग्रोव जंगल इसके सबसे बड़े हथियार है। और इसी मैंग्रोव इकोसिस्टम से जलीय जैव विविधता की एक रोमांचक खबर आई है। हाँ, गोवा के मैंग्रोव इकोसिस्टम में एक नई केकड़े की प्रजाति खोजी गई है। जी, जिसका नाम है छापगारस नगांकी। ये नाम जरूर याद रखना चाहिए। इस प्रजाति की खोज ये साबित करती है कि भारत की मरीन बायोडायवर्सिटी का अभी भी पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। और जब हम मैंग्रोव की बात करते हैं तो तटीय सुरक्षा और कार्बन पृथक्करण में इनकी भूमिका का कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। और जब किसी नई प्रजाति की खोज होती है तो उसके संरक्षण के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और वैश्विक स्तर पर IUCN रेड लिस्ट का संदर्भ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैव विविधता के संरक्षण की जब बात आती है ना, तो मुझे लगता है नई प्रजातियों की खोज से ज्यादा खतरा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज यानी आक्रामक विदेशी प्रजातियों से होता है। अरे हाँ, ये तो सबसे बड़ा साइलेंट थ्रेट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। और इसी विषय पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति भी हुई है। धनंजय मोहन को नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की एक विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी, जो इन इन्वेसिव प्रजातियों से निपटने का काम करेगी। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए कि एक जंगल एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये इन्वेसिव प्रजाति एक मैलवेयर या कंप्यूटर वायरस की तरह है ना? बहुत ही सटीक उदाहरण है। बहुत ही सटीक उदाहरण है, जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम की मूल कोडिंग को बदल देती है, सारे संसाधनों पर कब्जा कर लेती है और अंततः पूरा का पूरा लोकल इकोसिस्टम क्रैश हो जाता है। जी बिल्कुल। भारत में इसके सबसे विनाशकारी उदाहरण जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ और लैंटेना कमारा है। इन्होंने हमारे स्थानीय जल स्रोतों और जंगलों के संसाधनों को इस तरह सोख लिया है कि वहां की मूल वनस्पतियां खत्म होने के कगार पर आ गई हैं। और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, वो इसी वायरस को रोकने का काम कर रही है। ये संस्था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नामक UN ट्रीटी के तहत काम करती है। बिल्कुल सही। तो पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी के बाद चलिए अब हम राज्य स्तरीय अर्थशास्त्र और कल्याणकारी नीतियों की ओर बढ़ते हैं। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की है। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, 1 लाख सबसे करीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, पक्के घर के लिए वित्तीय सहायता। और तीसरा, महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता। हाँ, ये एक काफी बड़ी योजना है।
लेकिन देखिए, जब हम इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं को देखते हैं जहां बिजली मुफ्त दी जा रही है और सीधे नकद राशि बांटी जा रही है, तो क्या ये राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को नहीं बढ़ाता? मेरा मतलब है, क्या ये अर्थव्यवस्था पर एक अनावश्यक बोझ नहीं है? ये एक बहुत ही गहरी डिबेट का विषय है और अक्सर मेंस परीक्षा में इस पर सवाल आते हैं। अगर आप इसे केवल खर्च के नज़रिए से देखेंगे तो हाँ, ये बोझ लगेगा। लेकिन अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट या गुणक प्रभाव। अच्छा, वो कैसे काम करता है इस मामले में? देखिए, जब आप समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद किसी परिवार को पक्की छत और बुनियादी ऊर्जा मुफ्त देते हैं और महिलाओं के हाथ में सीधे नकद राशि देते हैं, तो वे उस पैसे को बैंक में बचाकर नहीं रखते। हाँ, सही बात है। वे उस स्थानीय बाजार में राशन, बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य पर तुरंत खर्च करते हैं। यानी वो पैसा तुरंत वापस अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट होने लगता है। बिल्कुल। इसे अर्थशास्त्र में वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। ये स्थानीय स्तर पर मांग को बढ़ाता है और गरीबी उन्मूलन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच का काम करता है। तो ये सिर्फ खैरात नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करने का एक तरीका है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए इस योजना का नाम और इसके 3 लक्षित लाभ याद रखना बहुत जरूरी है। जी, और राष्ट्रीय स्तर पर हम इसकी तुलना पीएम उज्ज्वला योजना और पीएमजीएसवाई से कर सकते हैं, जो इसी तरह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं। और एक फैक्ट और, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और वहां के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। बिल्कुल। चलिए, अब राज्य के घरेलू मामलों से आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी किया है। हाँ, इस सूचकांक में कुल 163 देशों को शामिल किया गया है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस बार पाकिस्तान पहले स्थान पर आ गया है, जिसने बुर्किना फासो को पीछे छोड़ दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा भूराजनीतिक शिफ्ट है। सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान में 2025 में 1139 मौतें दर्ज की गईं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? इसका मुख्य कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का उभार है। जब हम इसके कारणों की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद जो सीमावर्ती इलाकों में एक सिक्योरिटी वैक्यूम बनाना, उसका सीधा फायदा टीटीपी जैसे संगठनों ने उठाया है। और वहीं दूसरी तरफ इस इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है और यहाँ आतंकवादी घटनाओं में 43% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। लेकिन इस भारी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण क्या माने जा सकते हैं? देखिए, ये 43% की गिरावट कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र, बॉर्डर मैनेजमेंट और रक्षा क्षेत्र में किए जा रहे लगातार आधुनिकीकरण का सीधा परिणाम है। बिल्कुल। खुफिया एजेंसियों के बेहतर समन्वय और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने टेरर फाइनेंसिंग और घुसपैठ को बहुत हद तक कम कर दिया है। जी, और इसी रक्षा आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता का एक सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों काफी चर्चा में है, आईएनएस तारागिरी। ओह हाँ, आईएनएस तारागिरी। यहाँ सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। अच्छा, वो क्या? आईएनएस तारागिरी, जिसका कोड F41 है, उसे अभी नौसेना में शामिल या कमीशन नहीं किया गया है। इसकी कमीशनिंग 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। तो अगर एमसीक्यू में विकल्प आए कि ये मार्च में कमीशन हुआ, तो वो सरासर गलत होगा। बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे ये युद्धपोत तकनीकी रूप से कितना उन्नत है? ये प्रोजेक्ट 17A यानी नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का चौथा अत्यधिक उन्नत युद्धपोत है। इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इसकी कोई खास विशेषता? 6,670 टन वजनी इस पोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRS-SAM से पूरी तरह लैस है। क्या बात है! ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, बिल्कुल सही कहा। चलिए, तनावपूर्ण वैश्विक सुरक्षा और रक्षा तकनीक की इन खबरों के बाद अब खेल जगत की ओर चलते हैं, जहां से एक बहुत ही हैरान करने वाली और प्रेरणादायक खबर आई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रवांडा की 15 वर्षीय खिलाड़ी फैनी उतागुशी-मानिंदे की। जी, इन्होंने लागोस में घाना के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में मात्र 65 गेंदों में 111 रन बनाए हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक शतक नहीं है। फैनी अब सभी जेंडर्स में, मतलब पुरुष
और महिला दोनों वर्गों को मिलाकर सबसे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ये तो वाकई अद्भुत है। शतक लगाते समय उनकी उम्र महज 15 साल और 223 दिन थी। जी हाँ, इससे पहले महिलाओं का रिकॉर्ड युगांडा की प्रोस्कोविया अलाकों के नाम था और पुरुषों का रिकॉर्ड फ्रांस के गुस्ताव मैकॉन के नाम था, जो उस वक्त 18 साल के थे। और फैनी ने तो अपनी डेब्यू मैच में ही ये कारनामा कर दिखाया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये कैसे संभव हो रहा है कि एसोसिएट देशों के इतने युवा खिलाड़ी विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? इसके पीछे एक काफी बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पिछले कुछ सालों में एसोसिएट देशों में खेल के विकास पर बहुत निवेश किया है। तो उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है? जी, और वहाँ कम उम्र में ही खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। रवांडा जैसी टीम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन वैश्विक क्रिकेट के विकेंद्रीकरण का बहुत बड़ा संकेत है। जी, और खेल से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स भी हैं। आईसीसी ने फरवरी 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। महिला वर्ग में भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने ये अवार्ड जीता है और पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को चुना गया है। इसके अलावा अगर हम घरेलू खेल ढांचे की बात करें तो यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया गया। ये टूर्नामेंट इसलिए अहम है क्योंकि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहीं से भविष्य के ओलंपियंस की पहचान करता है। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं इतिहास के पन्नों में। 25 मार्च की यह तारीख इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ों की गवाह रही है। जी, अगर हम क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले 25 मार्च 1655 की बात आती है। डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने इसी दिन शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज की थी। बिल्कुल, और टाइटन की सबसे खास बात यह है कि ये हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा होने के साथ साथ इकलौता ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना बहुत ही घना वायुमंडल है। सही कहा। इसके बाद अगर हम 19वीं सदी में आएं तो 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को दीक्षा दी थी। जी, सिस्टर निवेदिता, जिनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में महिला शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित कर दिया था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1931 का 25 मार्च एक अमर बलिदान के रूप में दर्ज है। हाँ, प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का इसी दिन निधन हुआ था। वे प्रसिद्ध हिंदी अखबार प्रताप के संपादक थे। कानपुर के भयानक सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोगों की जान बचाते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये इतिहास का एक बहुत ही भावुक और अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और अंत में एक ऐसी तारीख जिसने हमारे आधुनिक इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया, कोविड से पहले और कोविड के बाद की दुनिया। 25 मार्च 2020। जी, इसी दिन भारत में पहला राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा 24 मार्च को की थी, लेकिन ये प्रभावी 25 मार्च से हुआ था। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।